इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या होती है प्रोग्रामिंग? बताया था ना कल। क्यों? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ उसको सॉल्यूशन। वो तो एल्गोरिथम थी। प्रोग्रामिंग क्या होती है? अपनी भाषा को कंप्यूटर को समझाना, तथा उसकी भाषा को समझना। हाँ, अपने विचारों को कंप्यूटर को समझाना। ये क्या कराती है? प्रोग्रामिंग क्या है? एक भाषा ही है। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। जैसे नॉर्मली सारी भाषा होती है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग की एक भाषा होती है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने विचारों को कंप्यूटर से साझा करते हैं, उसको समझाते हैं। इसमें एक ये पूरा फॉर्म होता है। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, कैसे समझता है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं, वो सबसे पहले हम किस में प्रोग्रामिंग हम किस में करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद में जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कन्वर्ट होगी किसके थ्रू? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू। और किसमें कन्वर्ट होगी? असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज से फिर ये कन्वर्ट होगी किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसके बाद ही हमारा जो हार्डवेयर है इसे रीड कर सकेगा। जो हमारी हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब जो हमारे सिस्टम है, वही तब इसको रीड कर लेगा। ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी कोडिंग होगी, उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज उस पर ट्रांसलेट करेंगे, फिर किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद में हार्डवेयर इसको आसानी से पढ़ लेगा। ठीक, ये तो बेसिक सब। जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग मैंने थोड़ा सा बताया था उसके बारे में ना। अब जैसे हम लोगों का पहला सिलेबस आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आपके सिलेबस में अगला है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। हेडिंग डाल देना बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इसको नोट कर लिया? बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनको कंप्यूट करने के लिए पूरा एक मॉडल को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, हम प्रॉब्लम को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हो, जो भी ये प्रॉब्लम सही से समझते हो, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसका एक कच्चा मतलब कि एक रोड मैप तैयार करते हो कि हमको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद में एक होता नहीं कि आप लोग मैप बना लेते हो, जैसे कागज में ड्रा कर लेते हो कि ऐसे ऐसे इसका सोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि मतलब अभी हमने प्रॉब्लम, जैसे कभी घर देखा है कि नहीं, जब घर बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो खुद ही आपस में डिजाइन करते हैं कि हमको कितने कमरे चाहिए, घर में क्या कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमको कैसी ज़रूरत है ना। उसके बाद में किसी मैप वाले के पास जाते हैं, उसका ऐसे ही एक पहले तो खुद ही अपने हाथों से हो सकता है बना ले, हल्का फुल्का होता है कि नहीं। उसके बाद में किसी अच्छे मैप से, जो मतलब बिल्डिंग डिजाइनर है, उससे जाके मैप बनवाते हैं। उसी तरीके से सेम इसमें भी सारे स्टेप होते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सही से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद में अपना एक उसका फ्लो चार्ट तैयार करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद में फिर जाके हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करने के बाद उसको कंपाइल करके फिर कंप्यूटर को समझाएंगे। तो इसके कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे इसमें पहला स्टेप लिखेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का जो पहला स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन पहले क्या है? प्रॉब्लम डेफिनेशन। अच्छा, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है? इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम आखिर है क्या, जो हमको सॉल्व करनी है। वो प्रॉब्लम भी तो पहले हमको सही से समझ में आनी चाहिए। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि फैक्टोरियल निकालना है, 2 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, या फिर पता करना है कि कौन सा नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हमारी प्रॉब्लम कह क्या रही है, हमारी प्रॉब्लम है क्या हमारे पास। तो पहली क्या हो जाएगी उसकी डेफिनेशन, कि प्रॉब्लम जो है हमारे पास जो समस्या है उसकी डेफिनेशन बताना है। ठीक,
इसका ये पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप लिखना अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब हमारा क्या अप्रोच रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम उसके बाद में उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद में अब हमारे क्या अप्रोच रहेंगे, क्या तरीके रहेंगे हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको डिफाइन करेंगे। ठीक, आगे बात सुनिए। इसके बाद में अगला स्टेप लिखना ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन सीक्वेंस। मतलब जैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो पूरा क्या उसका क्या करेंगे, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे, एक सीक्वेंस में रहेंगे कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, वो सारा हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और उसको ग्राफिकली जैसे जिसके लिए हम जैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं फ्लो चार्ट, कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला प्रोसेस कि हम कुछ यूजर से इनपुट वगैरह लेंगे ना, होता है कि नहीं, इनपुट लेंगे। उसके बाद में प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के बाद कुछ डिसीजन वगैरह करना है, कुछ आउटपुट देना है, जो भी करना है, लास्ट में हमारा क्या होता है, एंड हो जाता है ना। तो ये क्या है, एक ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बस में वही यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन सीक्वेंस, ये किसके अंदर आएगा, तो बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इसके बाद में इसका लास्ट स्टेप लिखना कन्वर्टिंग द सीक्वेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इतना तो हो गया कि हमने इसको कर दिया, अब हमारे सारे सीक्वेंस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा कन्वर्टिंग द सीक्वेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या करेंगे हम इसके बाद में अपने जो हमने बनाए सारे, सबसे पहले देखो अब बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या कह रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी उसको हम सब सही से क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि हमारी समस्या है कैसे। जैसे आपको भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो समस्या पूछते नहीं कि आपकी समस्या है क्या। अगर आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले तो यही पूछोगे ना समस्या क्या है, हमको सही से बताओ पहले हुआ क्या है, होता है कि नहीं। अब उसके बाद में जब तो आपने प्रॉब्लम सही से समझ ली, उसके बाद में अप्रोच, अब आपका क्या अप्रोच रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप क्या क्या कदम उठाओगे उसके बारे में सोचते हो भी नहीं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद में जो अप्रोच आपको सही लगता है ना, उसका एक क्या बनाओगे, आप एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओगे कि ये अप्रोच हमको सही लग रहा है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं ना। तो उसका एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना लोगे, जैसे आप एक मैप बना लोगे। ठीक, कागज पे ही आप पेन से पेपर से मैप बना लोगे कि हमको इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, जिसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। उसके बाद में क्या करोगे, अब आपने फ्लो चार्ट बना लिया है अपनी समस्या को समझने के लिए, अब लास्टली क्या करोगे कि अपनी जो भी समस्या आपने जो पूरा स्टेप बनाया कि हम सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले फिर उसके बाद में ये करेंगे, होता है कि नहीं। अब उसको क्या करेंगे, उसी की कोडिंग, उसको क्या कर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर देंगे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अगली हेडिंग डालू एल्गोरिथम। ये समझ में आया कि नहीं, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी एल्गोरिथम। ठीक, इसके अंदर डेफिनेशन लिख लो इसकी। एल्गोरिथम क्या होता है, बताया था मैंने ना, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। किसी भी समस्या क्या क्या होगा, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो उसका सीक्वेंस भी होता है, उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक, इसकी डेफिनेशन में लिख लेना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन
solution of any problem in programming is called algorithm. ठीक, क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगली हेडिंग डालूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की विशेषताएं। सर रुक जाइए। लिखो कैसे लिखेगा? नहीं सर हो गया। शर्माओ ना, बोलते रहो, कैमरे का ध्यान न दो, पढ़ाई देखना। अगला लिखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की क्या क्या विशेषताएं होती है भाई? अगर एल्गोरिथम में लिखनी है, जैसे होता नहीं, तो कुछ हर एक काम करने का कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है कि कैसे काम करना चाहिए। एल्गोरिथम में लिखनी है अगर, तो हमको एक अच्छी एल्गोरिथम अगर लिखनी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि उसमें ये होना चाहिए, उसमें कुछ एल्गोरिथम लिखने के फायदे क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इसी के अंदर। ठीक, अगला लिखूँ, इसी के अंदर पहला लिखूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। लिखूँ पहला लिखना क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, चल रही है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग। पहला इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब एल्गोरिथम आपकी कैसी होनी चाहिए? जो आपने एल्गोरिथम बनाई है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ दिक्कत हो, मतलब समझ में ही ना आए। आपने उसको बना दिया प्रोसेस कि काम कैसे करना है, लेकिन दूसरे वाला सामने वाला देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जो एल्गोरिथम बनानी वो ऐसी हो कि सबके समझ में आ जाए। अगर कोई उसको देखे तो तुरंत क्या हो जाए, आसानी से वो समझ सके उसको। तो ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक, अगली लिखो वेल डिफाइंड इनपुट्स। वेल डिफाइंड इनपुट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है? वेल डिफाइंड इनपुट्स मतलब आप एक प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम में क्या होता है, देखो हर एक काम में क्या होता है, जैसे आप कोई भी वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ इनपुट देते हो। ठीक, उसके बाद में वर्क हुआ, उसके बाद में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी होगा। जैसे आपने सबसे पहले तो क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपने जो बनाई वो सही से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कह रहा है कि वेल डिफाइंड इनपुट। आपने जो जो ये इनपुट दिए हैं वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि आपने जो इनपुट दिया है वो किस लिए दिया है। जैसे आप लोग भी कहते हो कि चाय बना ली तो फिर ये चीज़ें इनपुट, जैसे चाय पत्ती लगेगी, दूध लगेगी, तो वो भी हमको डिफाइन करना है कि किस लिए लगेगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस आपने बता दिया कि लगेगी, अब वो भी बताना है कि चाय जब चीनी पड़ी है तो वो किस लिए पड़ी है, उसको मीठा करने के लिए। आप अगर नहीं चाहते हो उसको मीठा करना तो ना डालो, होता है। तो वही कह रहा है कि वेल डिफाइंड इनपुट्स। आप जो इनपुट दोगे वो सारे इसमें क्या करोगे, अच्छी तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक, अगला लिखो, देखो वेल डिफाइंड आउटपुट्स। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड आउटपुट्स। अच्छा, इसके अंदर नहीं लिखवा रहे ना, समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कि वो अंदर वाला भी। ठीक, वेल डिफाइंड आउटपुट्स। आपका जो आउटपुट बाद में, भाई हमारा काम ही वही कि प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले इनपुट लेगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी, फिर कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा। तो हमने पहले इनपुट को तो डिफाइन कर दिया। वेल डिफाइंड मतलब हमारा इनपुट कैसा होना चाहिए उसको पहले सही से डिफाइन करेंगे कि हमारा जो इनपुट, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम किस लिए ले रहे हैं, उसको सही से डिफाइन करेंगे। अगली बात आती है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको भी हमें कोई क्या करना पड़ेगा, सही से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हमने किस लिए बनाया है इस प्रोग्राम को, और ये कैसे आ रहा है। ठीक, उसको भी क्या करना है, डिफाइन करना है। अगला लिखो फाइनाइटनेस। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस कभी सुना है फाइनाइट वर्ड?
इनफाइनाइट सुना है? Yes, sir. तो वही फाइनाइट, इनफाइनाइट का अपोजिट होता है क्या? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कि जो हमारे Same. फाइनाइटनेस मतलब है कि जो हम स्टेप देंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है वो ऐसा ना हो किसी लूप में फंस जाए। लूप का मतलब कि ऐसा ना हो कि हम प्रोग्राम बनाए वो किसी लूप में फंस जाए, उसका एरर, जैसे हम कोई बना दिए, बन लो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं, ठीक, अब हमने उसमें कहीं लूप लगा दिया कि ये इसके बाद में क्या होगा, हमारा प्रोसेस बार बार घूमता रहेगा, तो ऐसा हमको नहीं करना। हमको जो स्टेप बनाने हैं वो सोल्यूशन तक पहुंचने में कि आसान, मतलब बाद में उसका फाइनल आउटपुट आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी जो एल्गोरिथम बन रही है वो क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए, कि वो घूमती जाए, कभी उसका आउटपुट ही ना आए, ठीक। तो वही हमको क्या करना है कि फाइनाइटनेस मतलब जो हम एल्गोरिथम बनाएंगे वो फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब उसमें जितने स्टेप हो उसके बाद में एक उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसमें स्टेप भी लगाए और वो आउटपुट ही ना आए, कि हमेशा उसका स्टेप चलता ही रहे, ठीक। तो क्या करना है, फाइनाइटनेस मतलब हमको फाइनाइट करना है, इनफाइनाइट नहीं बनाएंगे, ठीक। ऐसे बनाने क्या, फाइनाइट मतलब कि उसके स्टेप जो हों वो सारे आउटपुट दे सके। अगला लिखो इसके अंदर, देखो फिजिबल ठीक। अच्छा, फिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या फिजिबल, यहाँ पे फिजिबल का मतलब ये होना कि जब हम एल्गोरिथम बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे अब हम लोगों को चाय बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम ये भी चीज़ देंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास, जो हमने यूज किया अपने एल्गोरिथम में, जो हम घर बनाने में जो रिसोर्सेज हमको चाहिए वो हमारे पास है भी कि नहीं। अगर है तभी तो हम बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं बताएंगे कि हमारा घर होगा और वो घर जो है नीचे से पिलर उलर नहीं होंगे, वो सपने में हम जी रहे हैं, फ्यूचर की चीज़ है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो वो अपनी एल्गोरिथम में कर दें कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाएगा। तो हम फ्यूचर की चीज़ें नहीं यूज करेंगे, हम उन चीज़ों का ही यूज करेंगे जो हमारे पास इस समय है। आ रही बात समझ में? तो इसमें उन रिसोर्सेज का यूज करेंगे। फिजिबल का मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज करेंगे जो हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो। यूज ओनली अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज, यहाँ पे चाहे लिख लेना कि नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर रिसोर्सेज। ठीक, हमको क्या करना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना कि फ्यूचर में ये चीज हो जाएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। हम इस समय प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखेंगे कि इस समय हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी का क्या करेंगे, यूज करके ही अपनी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? अगला लिखो लास्ट, देखो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इसको इरेज कर दिया ऊपर का। क्या फिजिबल है, यूज ओनली अवेलेबल रिसोर्सेज, नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर रिसोर्सेज। हमको फ्यूचर रिसोर्सेज के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक। जो हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं से काम करना है। लास्ट इस लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, अब राइटिंग भी हमको थोड़ी बड़ी सुधारनी पड़ेगी ना। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट। जैसे आप लोग क्या होते हो, डिपेंडेंट होते हो ना किसी के ऊपर, आश्रित मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर ना। तो वही कह रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज, जो हमारी एल्गोरिथम होनी चाहिए, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एल्गोरिथम। तो हमारी एल्गोरिथम जो होनी वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बनाएं, ठीक। जैसे ना हम पाइथन के लिए बना रहे हैं, ना हम जावा के लिए बना रहे हैं, हमको प्रॉपर्टी क्या बनानी है, एल्गोरिथम बनानी है, ठीक। एल्गोरिथम मतलब सिर्फ ये बताना है कि अब जैसे आप लोग क्या, तुम्हें चाय बनानी है तो चाय बनाना तो बताएंगे, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे वो चाय चूल्हे पे बनाओ, चाय किस पे, गैस पे बनाओ, चाय हीटर पे बनाओ। तो मतलब कोई ऐसा स्टेप नहीं बनाएगा कि हम हीटर ही लेंगे,
ऐसा कोई स्टेप बताया जाता है? नहीं। तो वही कह रहा है जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्या दिखे, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जो हमारी एल्गोरिदम है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब लैंग्वेज से क्या हो, लैंग्वेज पे डिपेंड ना करे वो, ठीक, वो किसी एक लैंग्वेज पे डिपेंड ना करे, इस पे डिपेंड ना हो, ठीक, डिपेंड ना हो, तो क्या हो, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब किसी लैंग्वेज पे एक डिपेंड ना करे, वो ना सी पे डिपेंड करे ना C++ पे, किसी लैंग्वेज पे नहीं, ठीक। जो हमारी एल्गोरिदम हो वो कैसी हो, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कि अगर हम चाहें उसको तो चाहे सी में यूज करें चाहे बाद में जिस पे करें, लेकिन वो पहले किसी पे डिपेंड ना हो कि सिर्फ इसी के लिए, हरी बात समझ, वो हर एक प्रोग्रामिंग में उसका यूज हो सके। अगली हेडिंग डालना, डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। पहले लिखना एडवांटेज नहीं लिखा ना, लिखना एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, हेडिंग डालना एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं क्या फायदे होते हैं हमारी एल्गोरिदम के, एल्गोरिदम बनाने के फायदे, लिखना एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, क्या एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, एडवांटेज मतलब लाभ। अब एल्गोरिदम बनाने से क्या क्या फायदे हैं, ठीक। पहला इसमें लिख लेना, जिसका पहला एडवांटेज है वो लिख लेना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्या होती है, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है क्या है, आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे प्रोग्रामिंग का वो नॉलेज हो उसको, चाहे सी का नॉलेज हो चाहे ना हो, चाहे जावा का हो चाहे ना हो, पाइथन का हो चाहे ना हो, वो क्या हो, आसानी से देखेगा तो समझ में आ जाएगा उसको, ठीक। तो क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होती है। दूसरा एडवांटेज लिखना, देखो इट गिव्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम को क्या है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देती है। तो हमको ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा एक स्टेप रह गया बीच में हम कैसे करेंगे, तो ये भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे स्टेप होते हैं और वो 1 बाय 1 होते हैं, जिस स्टेप के बाद में जो स्टेप होना चाहिए वही होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद में डायरेक्ट लास्ट दे दिए, बीच के बाद में दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक। लास्ट लिखना, लिखो बिकॉज इन एल्गोरिदम our problem is broken in many parts. So each part is easily defined. यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम देखो, अब हमको पूरा जैसे प्रोग्राम बनाना है ना, जब भाई हम लोगों को जैसे वेबसाइट बनानी है, कई सारी प्रोग्राम बनानी है, तो क्या करते हैं एल्गोरिथम क्या करते हैं कि अपने पूरे प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टेप में तोड़ लेंगे, उसको छोटे छोटे प्रोग्रामों में उसको तोड़ लेंगे। जैसे बड़ा सा प्रोग्राम है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एल्गोरिथम में, जैसे आप लोग अगर घर बनाना है तो देखते हो पहले एक कमरे का अलग तोड़ लोगे कि इस कमरे में बेड यहाँ पे होना चाहिए, वो वहाँ पे होना चाहिए, होता कि नहीं, पहले एक कमरे का अपना डिजाइन कर लेते हो, उसके बाद में बाहर का जैसे आंगन का क्या कैसे करना है, उसको कैसे रखना है, तो वही क्या करेंगे यहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को पूरी क्या करेंगे, कई सारे स्टेप में तोड़ लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे हमको समझने में आसानी होती है। एक बड़ी प्रॉब्लम अगर आप
ऐसे ही समझोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उसको छोटे छोटे कई पार्टों में करके बाद उनको अलग अलग समझ के बाद में उसको ज्वाइन करके तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, अब अगली हेडिंग आइएगा, डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, तो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, वो चाहे जो चीज हो ना। तो वह इसी तरीके से अगर अभी हमने पढ़ा एल्गोरिथम के क्या फायदे, एडवांटेज, अब क्या है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक, तो वो डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। वैसे पहला इसमें लिख लूंगा, पहला डिसएडवांटेज, पहला स्टेप लिखना, राइटिंग एल्गोरिथम, राइटिंग एल्गोरिथम takes two times, takes many time या too much time, takes too much time। इसीलिए देखो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले कोई एल्गोरिथम लिखता ही नहीं, डायरेक्टली क्या बनाने लगता क्या प्रोग्राम। लेकिन सही स्टेप क्या है कि हमको पहले उसकी एल्गोरिथम बनानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये टाइम लेता है। इसी का जो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि एल्गोरिथम जब बना रहे हैं तो उसमें हर एक चीज लिखना पड़ेगा इस तरीके से, स्टेप 1 ये वर्क, स्टेप 2 ये वर्क। अब हमको जब इसी का जो हमने एडवांटेज, जो इसका डिसएडवांटेज आ रहा था, इसी को दूर करने के लिए हमने क्या बना दिया, फ्लो चार्ट। उसमें क्या होता है, हम तुरंत इसको देख लेते हैं, हरी बात समझ में। दूसरा लिखना सर, ये पहला लिखा, दूसरा लिखना ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन एल्गोरिथम। अब देखो हमने स्टार्ट, एंड, आउटपुट, इनपुट ये सारी चीजें तो आसानी से बना ली, लेकिन जो हमारे ब्रांचिंग मतलब कि हम जैसे जहाँ पे कंडीशन देंगे कि ये हमारी अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए, ठीक। उसके बाद में जैसे हमको लूप लगाना है जहाँ पे, तो लूप वगैरह लगाना है, हमको लूप कितनी बार चलाना है, तो ये सारी चीजें क्या एल्गोरिथम में बहुत परेशानी देती है, डिफिकल्ट होती है, मतलब कठिन होती है, इसको बनाना नहीं समझा सकते हम सही से। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हमको बनानी है, जैसे लूप लगाना है, तो हम फ्लो चार्ट में तो बता देंगे कि हमारी इस तरीके से कंडीशन होगी, ठीक। इस तरीके से इसका डायमंड शेप का सिंबल लेंगे, ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कंडीशन होगी ना। इसी में लूप लगाना है तो इसी को रिपीट करके और वापस इसमें फिर से ले आएंगे, ठीक। तो ये क्या होता है कि हमारा लूप बार बार खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें एल्गोरिथम में ये समझाने में हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम इसको समझाने में क्या होती है, कई सारी प्रॉब्लम आती है। आप समझ में, ये हो गई आपकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, ठीक, उसके एडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक। अगला लिखो, एक इसका एग्जांपल लिख लो एल्गोरिथम का, एक एग्जांपल, जैसे कि देखो एग्जांपल में लिखो, एल्गोरिथम to add two numbers, दो नंबर्स को ऐड करने की क्या एल्गोरिथम। हमने उस दिन भी बताई थी, कैसे करोगे। सबसे पहला इसमें पहला स्टेप लिखूंगी, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट ना। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब आप जैसे आप अगर दो नंबर ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा कि डिक्लेयर
डिक्लेयर टू वेरिएबल। मान लो हमने क्या कर दिया, ए बी, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, अब हम देखो यहाँ पे अगर हम किसी प्रोग्रामिंग में होते तो वो बताते हैं कि जैसे हम लिखते नहीं थे उसमें, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे तो क्या लिखते थे, वैर करके वैर ए वैर बी। तो हम यहाँ पे देखो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता रहे, अब वो हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग होगा, हर में वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले हमने स्टार्ट कर दिया, अब क्या कर रहा है, डिक्लेयर टू वेरिएबल। अब हमको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, वो अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं ना। अब हम वो बताएंगे प्रोग्रामिंग में, लेकिन अभी क्या सिर्फ हम ये बताएंगे कि हमको करना है, दो वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने हैं, ठीक। अब उसके बाद में स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 क्या करेंगे, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे जिसमें क्या करेंगे, अपना सम या रिजल्ट को स्टोर करेंगे। लिखेंगे डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर रिजल्ट। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को स्टोर करेंगे। फिर हमारा स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, फाइंड सम। सम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, आ रही बात में। और हमारा स्टेप 5 क्या हो जाएगा, सो रिजल्ट ना, अपना रिजल्ट क्या करेंगे, शो करेंगे, शो रिजल्ट, दिख रहा है नीचे कि नहीं, शो रिजल्ट। और लास्ट हमारा स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड। हमारा पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, स्टार्ट, और लास्ट वाला क्या रहेगा, एंड, ठीक। ये आपकी क्या थी, एक एल्गोरिथम का एग्जांपल था, कर लोगे। कर लोगे, ये हो गया, रिवीज करते हैं। अब अगली हेडिंग डालना, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, जैसे देखो नाम से इससे पता चल रहा है फ्लो चार्ट, मतलब हमारा फ्लो किस तरीके से होगा उसी का हमको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, ठीक। हम अपने फ्लो को दिखाने के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम बनेगा, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका फ्लो कैसे हो रहा है, किधर कब जा रहा है, तो ये सारा फ्लो दिखाने के लिए क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना फ्लो चार्ट की। लिखना, अ फ्लो चार्ट, a flow chart is a graphical representation of any problem. ठीक। अब देखो हमने अभी बताया था कि एल्गोरिथम क्या होती थी, वो सिर्फ क्या था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था किसी प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे क्या है, उसी एल्गोरिथम में हमने क्या कर दिया, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफिकली मतलब कुछ सिंबल्स और कुछ सिंबल्स का यूज करके सारे क्या कर दिया, उसको ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। उसी को क्या कहते हैं हम, फ्लो चार्ट। सारी बात समझ में। इसकी और एक डेफिनेशन हो सकती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन ग्राफिकली इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। आप एल्गोरिथम को ही क्या कर दो, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो कैसे हो जाती है, वो फ्लो चार्ट बन जाती है, ठीक। इसके बाद में लिखना बेसिक सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। हेडिंग डालना बेसिक सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। बेसिक सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, पता है आप लोगों को कि नहीं सिंबल्स, क्यों? यस सर। जैसे हमारा एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या होता था, स्टार्ट करने का ना, तो उसी तरीके से हमारा फ्लो चार्ट में पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट का। और स्टार्ट का जो सिंबल होता है वो किसी को पता है कौन सा होता है, स्टार्ट और एंड का दोनों सिंबल सेम होते हैं, क्या होता है,
क्या बोलते हैं इसको? ओवल ना, क्या कहते हैं? ओवल। ठीक, ये किसका होता है? स्टार्ट और एंड का, दोनों का सिंबल यही होता है, स्टार्टिंग का भी और एंडिंग का। अच्छा, आपके एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, वैसे इस तरीके से बना देगा, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक, और इस तरीके से बना देगा। ठीक, तो ये ना समझना कि वो तो थोड़ा सा चेंज है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक, ये क्या, ये भी क्या है? वही ओवल ही है, देख लेना, ओवल। इस सिंबल को हम एक नाम और कहते हैं, टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल। पूछ लेगा कि इन पाइथन या इन फ्लोचार्ट टर्मिनल, व्हाट इज यूज ऑफ टर्मिनल सिंबल। ठीक, तो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या है आपका? ये तो टर्मिनेट करेगा या स्टार्टिंग करेगा। ठीक, तो टर्मिनल क्या करेगा आपका? स्टार्ट करेगा या टर्मिनेट मतलब खत्म करेगा। ठीक, तो क्या कहते हैं इसको? टर्मिनल भी कहते हैं। किसके लिए यूज होता है? स्टार्ट और एंड के लिए। ठीक, अगला लिखना, लिखना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पढ़े हो मैथ में? बनाना आता है? कैसे बनता है? Both sides are parallel. Both opposite sides are parallel. बोथ अपोजिट साइड पर पैरेलल, मतलब एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? पैरेलल होगी ना। सही बन नहीं रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये साइड क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। देख रहे हैं? पैरेलल का मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। जो दूरी यहाँ पे यहाँ तक है वही यहाँ पे है। ठीक, जो यहाँ से यहाँ तक है वही यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। इस तरीके से बनता है। ठीक, दिख रहा है? पैरेललोग्राम लिख लेना इसके, इसके सामने इनपुट और आउटपुट किस लिए यूज करते हैं? इनपुट और आउटपुट। इसके अंदर लिख लेना चाहे ओवल, और ये लिख लेना कौन सा? Terminal. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस लिए यूज करते हैं इसको? इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। अगला सिंबल लिखना, प्रोसेसिंग। ये आपका सिंबल होता है रेक्टेंगल का। कौन सा? रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल, ये क्या दिखाता है हमारा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हो गया, बना लिया। प्रोसेसिंग रेक्टेंगल आपका दिखाएगा प्रोसेसिंग को, पैरेललोग्राम आपका इनपुट और आउटपुट को। ठीक, जैसे अब हमको दिखाना होगा, जैसे हमको फ्लो चार्ट बनाना है तो हम 2 नंबर इनपुट लेंगे कि नहीं यूजर से? तो इनपुट लेना है तो किसके अंदर दिखाएंगे? इसके अंदर। ठीक, और आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पे, जैसे हमने लिखा था शो रिजल्ट, तो वो किसके अंदर दिखाएंगे? इसी के अंदर। ठीक, और जो प्रोसेस हमने किया था, ये प्रोसेस जैसे हमने लिखा था सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये किसके अंदर दिखाएंगे? अपने प्रोसेस के अंदर। तो प्रोसेस किसके अंदर होगा? रेक्टेंगल के अंदर। स्टार्ट हमने दिखाया था, एंड दिखाया था, वो किसके अंदर आएगा? इसके अंदर, ओवल के अंदर। आ रही ना समझ? अगला लिखना, डिसीजन। लिखना डायमंड शेप। ये होता है आपका डायमंड शेप, इसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड शेप यहां पे लिख लेना, डायमंड शेप। ये आपका क्या दिखाएगा? डिसीजन। डिसीजन क्या होता है कि जहां पे हम डिसीजन लेंगे कुछ डिसीजन की, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ना हो तो ऐसा हो। ठीक, जैसे इफ एल्स कंडीशन, वो सारी किसके अंदर दिखाएंगे? डिसीजन के अंदर। ठीक, अगला लिखना, कनेक्टर्स। ये आपका सर्कल, सर्कल दिख रहा है? ठीक, तो सर्कल क्या होता है? कनेक्टर का। कनेक्टर, कनेक्टर का कौन सा हो जाएगा? सर्कल। अगला लिखना, फ्लो लाइंस। ये लिख लिया कि नहीं लिखना? अब आपकी 4 लाइंस होंगी, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो सारी क्या दिखाएंगी? आपका फ्लो दिखाएंगे कि किधर आपका फ्लो जा रहा है। ठीक, तो फ्लो लाइंस की कौन कौन सी होती है? ये एक होती है आपका, या तो ऊपर फ्लो जा सकता है, या नीचे जा सकता है, या इधर राइट साइड या
लेफ्ट साइड। ये सारी लाइनें क्या दिखाती हैं आपकी? फ्लो डायरेक्शन। इनको एरो भी बोलते हैं। पूछ लेगा व्हाट डिफाइंड एरो इन फ्लो चार्ट, तो एरो क्या डिफाइन करता है? फ्लो डायरेक्शन। अब अगली हेडिंग डालना, जैसे आपने एल्गोरिथम के एडवांटेज पढ़े थे उसी तरीके से आपको फ्लो चार्ट के एडवांटेज देखने हैं। हो गया ये? अगली हेडिंग डालना एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। Advantage of flow chart. पहला एडवांटेज इसमें है ना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे हमको बहुत टाइम नहीं लग रहा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सिंबल देखा तुरंत समझ में आ गया ना क्या यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो और एल्गोरिथम से भी जल्दी से क्या है इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला लिखना टेक्स लेस टाइम टू रीड इन कंपेरिजन ऑफ एल्गोरिथम। of algorithm. Takes less time to read in comparison of algorithm। करा कि एल्गोरिथम को पढ़ने की तुलना में ये क्या करता है, इसको पढ़ने में हमको कम समय लगता है। हमने सिंपल ही देखा तो समझ में आ जाता है, उसमें क्या होता है पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगला लिखना इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सही होता है, अच्छा होता है। एक लास्ट लिख लेना इसमें, we can easily define condition and loop। हम इसमें क्या है आसानी से लूप और कंडीशन को दिखा सकते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग डालना डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ये एडवांटेज हो गया उसके कुछ, अब क्या हो गए उसके नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक, अच्छा अब हम देखो फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक, अगर आपको कोई फिगर बनाना है, चित्र बनाना है, तो क्या अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या उसका चित्र बना सकते हो भाई। जैसे छोटा मोटा स्टेप था, जैसे हमको एल्गोरिथम लिखनी है तो हम चाहे कितने पेज लिखते चले जाएं, लेकिन अगर आपका फ्लो चार्ट है तो वो ज़्यादातर माना जाता है कि अगर एक ही पेज पे आ जाए उसका तब तो सही माना जाता है। अगर दूसरे पेज पे चित्र जा रहा है तो क्या वो सही माना जाएगा? नहीं। तो वही क्या होता है कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लिखिए ना
लिखेगा नॉट यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं सॉल्व की जा सकती। अगला लिखना, अच्छा आपने फ्लो चार्ट बना दिया, मान लो पिक्चर बना दिया, ठीक सर ग्राफ, तो आप क्या उसको मॉडिफाई कर सकते हो दोबारा? नो सर। नहीं, तो लिख लेना डिफिकल्ट टू मॉडिफिकेशन। क्या है, गलत है क्या? कॉम्प्लेक्स है ये, फैक्ट्स है, कॉम्प्लेक्स जटिल। डिफिकल्ट टू मॉडिफिकेशन मतलब अगर हमको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, बदलना है, तो वो उसमें क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप उसको फिर से इरेज करो, अब पता लगा आपने एक चीज़, भाई सारे जो फिगर होते हैं, जैसे आपके सारे फिगर क्या होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक। आप अगर एक चीज़ इरेज करोगे बीच का, तो आपको सारा फिर से पूरा क्या होगा, फिर से पूरा नया ही ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। बस दो ही लिख लीजिए। अगला लिखना है इसका एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। क्या देखो, एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट, एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो, किसका है, डिस्प्ले large number between two numbers। आपको दो नंबर्स में बड़ा नंबर बनाना है, बताना है कि कौन सा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। इसका क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप जैसे एल्गोरिथम बनाओगे, तो एल्गोरिथम में क्या बनाओगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ना, फिर उसके बाद में आप वेरिएबल लोगे, वेरिएबल में दोनों नंबर रखोगे ना। आपने दो वेरिएबल बनाओगे, दो वेरिएबल में दोनों नंबर रख लोगे, उसके बाद में उसको क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि यदि आपका पहला नंबर बड़ा है तो वो क्या आउटपुट में क्या कर दे, पहला वेरिएबल प्रिंट कर दे। अगर आपका वो नहीं बड़ा है तो जाहिर सी बात दूसरा वाला बड़ा होगा, तो क्या कर दे, दूसरा वाला प्रिंट कर दे। आ रही बात समझ में? तो वैसे इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो आपका स्टार्ट बॉक्स बनेगा, स्टार्ट, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट। उसके बाद में आपका आप दो नंबर दोनों क्या लोगे, इनपुट लोगे, ठीक। तो क्या बनाएंगे, इनपुट बॉक्स। अब हमने बताया था देखो कनेक्टर में देखो क्या होता है, सिंपल सा लाइन, हम सिर्फ लाइन खींच देते हैं, ये क्या हो रहा है, कनेक्टर। अब कनेक्टर में पहला क्या हो जाएगा, इनपुट के लिए हमने कौन सा बॉक्स बताया था, पैरेललोग्राम ना। तो हम इनपुट ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इनपुट नंबर 1। अब यहाँ पे हमने नंबर 1 ले लिया, ठीक। उसके बाद में फिर से इनपुट लेना है, क्या दूसरा नंबर भी तो लेंगे, तो फिर से इनपुट ले रहे हैं, या एक ही में दोनों लिख सकते थे, इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक। या अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, इनपुट नंबर 2, ठीक। ये दोनों आपके क्या हो गए, नंबर हो गए। अब आपको क्या करना है, डिसीजन करना है। तो डिसीजन के लिए हमने कौन सा बॉक्स बताया था, पैरेललोग्राम सॉरी करें, कौन सा, डायमंड शेप। कौन सा है, डायमंड शेप। आपका क्या करेगा, डिसीजन करेगा। अब यहाँ पे ये डिसीजन करेगा, यहाँ पे हम करते हैं, जैसे दो नंबर हो गए आपके, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, जैसे मान लो नंबर, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर आपका नंबर 1 क्या है, नंबर 2 से बड़ा है, यही तो कहना है। अगर आपका नंबर 1 क्या हो, नंबर 2 से बड़ा हो, इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं। अगर ये सही है तो नीचे आ जाए, नीचे आके क्या कर दे, प्रिंट कर दे। प्रिंट करना मतलब आउटपुट दिखाना है ना, तो आउटपुट क्या दिखा दे, आउटपुट क्या दिखाएगा, अगर आपका नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो क्या आउटपुट में आएगा, नंबर 1। आउटपुट में क्या दिखा दे, द बिगेस्ट नंबर इज नंबर 1। आपको आउटपुट दिखा दे। आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल, पैरेललोग्राम। तो हम फिर पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, आउटपुट, और आउटपुट में क्या, नंबर 1 इज ग्रेटर ना, यही आउटपुट दिखा देगा। अगर ये नहीं सही होता है, अगर ये चीज, अगर ये कंडीशन नहीं सही होती तो इधर नहीं आएगा,
हमारा ये किधर चला जाएगा, डिसीजन कहीं अलग चली जाएगी ना। अगर ये सही नहीं होता है, मान लो नंबर 1 आपका बड़ा नहीं होता है, नंबर 1 छोटा होता है, तो इधर नीचे नहीं जाएगा, फिर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और इधर जाएगा तो फिर क्या है, अब अगर आपका पहला नंबर नहीं बढ़ा तो जाहिर सी बात दूसरा नंबर बढ़ा होगा, ठीक। तो वो क्या दे दे आपको, एक दूसरा आउटपुट दे दे। आउटपुट ही देना है तो किसमें बनाएंगे, पैरेललोग्राम में। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर ना। आ रही बात समझ, आउटपुट में पहले इसमें क्या जाएगा, आउटपुट फर्स्ट नंबर ग्रेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट सेकंड नंबर। अब लास्ट में क्या होगा आपका एंड बॉक्स, हमने बताया था हमेशा। अब ये भी इसी से लाके जोड़ देंगे और ये भी इसी से लाके जोड़ देंगे, ठीक। या फिर दोनों को पहले लाके आपस में एक जोड़ दो और उसके बाद क्या कर दो, इसी से जोड़ दो। आज समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट बॉक्स एंड। आया समझ